अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कूलम्स लॉ होता क्या है, उसके हमने एक और प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज हम एक और डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा, तो काइंडली इस लेक्चर को देखने से पहले आप पिछले लेक्चर ज़रूर देख लें और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से उसको ईजिली देख सकते हैं। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 एक Q2। ये प्रॉब्लम फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय रेजनिक, हैलिडे एंड वॉकर से लिया हुआ है। तो आपके पास ये प्रॉब्लम ये है कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस L है और ये दोनों फिक्स हैं पोजीशन पे। तो आपके पास एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन P आपके पास, और Q1 की जो मैग्नीट्यूड है वो 8Q है, Q2 का मैग्नीट्यूड -2Q है। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है। तो वो कहता है कि आपके पास एक प्रोटॉन P है, तो आप उसको इस प्रोटॉन P को आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर जाए। तो हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्रोटॉन P जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। मैंने दो सिचुएशन ले ली, एक पॉइंट S पे प्रोटॉन को रखा है और एक पॉइंट R पे प्रोटॉन को रखा है, ठीक है। तो आपके पास जो चार्ज Q1 है वो आपके पास क्या है, 8 कूलम का 8Q का चार्ज है। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक मैंने क्या कहा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो जैसा कि आपके पास इस चार्ज Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो फोर्स होगी प्रोटॉन पे, फोर्स होगी इस प्रोटॉन P पे, वो भी ज्यादा होगी। तो आपके पास जो दूसरा चार्ज है वो Q2 है, -2Q उसका मैग्नीट्यूड है, इसके फोर्स क्या होगी, वो कम होगी। तो हम इस पॉइंट S को देखते हैं, क्या इस पे ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अच्छा, तो आपके पास अगर हम यहाँ पे इसको देखें, तो मैंने इस पॉइंट प्रोटॉन को इस S पॉइंट पे रख दिया, ये पॉइंट S है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ये Q1 जो प्रोटॉन P है वो Q1 के नजदीक है, और Q1 का आपके पास मैग्नीट्यूड आगे ही बहुत ज्यादा है। इस वजह से जो आपके पास F1 होगी, द फोर्स ऑन दिस प्रोटॉन ड्यू टू दिस चार्ज Q1, वो आपके पास ज्यादा होगी। और आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है Q2, जिसकी मैग्नीट्यूड भी कम है, -2Q, और हमने उसको उसका डिस्टेंस प्रोटॉन से बहुत ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से F2 जो फोर्स होगी वो F1 से बहुत ज्यादा कम होगी। इसलिए मैंने इसका वेक्टर F1 फोर्स से छोटा बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे F1 का वेक्टर बड़ा है और F2 का वेक्टर छोटा है, जो कि ये शो कर रहा है कि पास जो F1 है उसका मैग्नीट्यूड F2 से बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव करना शुरू हो जाएगा प्रोटॉन ड्यू टू लार्ज फोर्स F1। और अच्छा, अब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं। वो ये है कि मैंने इसको पॉइंट I पे रखा है इस प्रोटॉन को, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा किस तरह। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास जो प्रोटॉन है उसका डिस्टेंस जो है Q1 से, मैंने इस सिस्टम का नाम रख दिया है X, ठीक है। इस सिस्टम का नाम क्या रख दिया, X। जो आपके पास X है, ठीक है, वो आपके पास बहुत ज्यादा है, और चार्ज Q1 का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है चार्ज Q2 से, क्योंकि आपके पास कूलम लॉ की स्टेटमेंट ये है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, जिसकी वजह अगर हम चार्ज Q2 को देखें और प्रोटॉन को देखें तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस तो कम है, लेकिन इन दोनों में डिस्टेंस तो कम है, लेकिन जो Q2 की फोर्स है प्रोटॉन पे वो फोर्स भी कम है, जिसकी वजह से इसका डिस्टेंस ज्यादा है पॉइंट P से, और इसकी फोर्स कम है। Q1 का जो आपके पास डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से Q1 की फोर्स कम हो गई है। बन ले, ले, अच्छा, जो आपके पास Q1 का जो डिस्टेंस है प्रोटॉन से P से, वो आपके पास ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो फोर्स होगी वो फोर्स कम होगी। और आपके पास जो Q2 और प्रोटॉन का डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसकी वजह से प्रोटॉन का, लेकिन आपके पास प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है, जो Q2 का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, वो भी कम है, जिसकी वजह से F1 और F2 आपके पास इक्वल हो जाएंगी और ये प्रोटॉन P इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट हो जाएगा। तो मैंने कह दिया कि जो प्रोटॉन P है ये X से जो इसका डिस्टेंस है वो X है, Q1 से जो इसका डिस्टेंस है वो X है। अगर ये डिस्टेंस X है और ये डिस्टेंस L है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा X माइनस L, ठीक है ना।
ये जो इस प्रोटॉन Q1 चार्ज से जो प्रोटॉन का डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, कैपिटल X है। Q2 से जो प्रोटॉन का डिस्टेंस क्या है वो आपके पास क्या है, वो x माइनस एल है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास l है, और ये जो इस पॉइंट प्रोटॉन Q1 से लेके इस पॉइंट P तक डिस्टेंस आपके पास क्या है, वो x है। अगर हम इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दें तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, x माइनस एल आएगा। अच्छा, let F1 be the force on the proton due to positive charge Q1 and F2 will be the force on proton due to negative charge Q2 as charge is in equilibrium। तो अगर पास उसने कंडीशन दिया कि जो आपके पास प्रोटॉन है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन में इक्विलिब्रियम लगाएंगे, वो आपके पास क्या डिस्क्राइब करती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास F1 प्लस F2 का सम क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि F1 जो फोर्स है वो F2 के इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को यूज करके आगे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और डिस्टेंस फाइंड करेंगे ओरिजिन से लेके इस पॉइंट आर तक का जहाँ पे प्रोटॉन के पास पड़ा हुआ है। तो अगर हम कूलम्स लॉ यूज करें तो कूलम्स लॉ, ये तुम्हारे पास कूलम्स लॉ क्या बताता है, पहले हम इस कूलम्स लॉ से F1 फोर्स को फाइंड करेंगे। तो आपके पास देखें, इस प्रोटॉन से लेके Q1 चार्ज का डिस्टेंस क्या है, वो के पास क्या है, वो मैंने इसको नाम दे दिया, x दे दिया। Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 मैग्नीट्यूड है इस वाले पॉजिटिव चार्ज का, और QP मैग्नीट्यूड है इस प्रोटॉन का। तो आपके पास कूलम लॉ से इसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1.45 एप्सिलॉन नॉट Q1 into QP upon x square, where Q1 and QP are the charges। Q1 is the positive charge fixed on the origin, and QP is a charge on proton which is placed at a distance x from the origin। तो आपके पास डिस्टेंस x, तो आपके पास जो ये आपके पास क्या आ जाएगा, F1 का मैग्नीट्यूड। अब हम F2 को देखते हैं। तो F2 जो फोर्स है वो आपके पास फोर्स है ऑन दिस प्रोटॉन ड्यू टू दिस चार्ज माइनस ड्यू टू दिस चार्ज Q2। क्योंकि Q2 नेगेटिव है तो इसकी वजह से ये फोर्स अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, और Q1 पॉजिटिव है तो इस वजह से इसकी जो फोर्स है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। तो F2 का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा, F2 का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा charge on Q2, charge on Q 1.4 epsilon naught constant into charge into Q2 into charge on proton upon distance between the proton and that charge Q2। तो distance between proton और इस charge Q के दरमियान जो पास distance है वो क्या होगा, वो इस distance x, वो जो होगा वो इस distance x माइनस इस डिस्टेंस L के इक्वल होगा। तो ये आपके पास ये जो आपके पास डिस्टेंस है प्रोटॉन और Q2 के दरमियान, वो आपके पास क्या होगा, x माइनस एल होगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो ऐसे x माइनस एल के इक्वल होगा। तो अपॉन स्क्वायर, तो अच्छा ये आपके पास होगी 1.4 पर एप्सिलॉन नॉट ऑन बोथ साइड कट हो जाएंगे आपस में एक दूसरे से, QP और QP भी कट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम साइड सेम है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ कि Q1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन x माइनस एल का स्क्वायर। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद Q1 की जो वैल्यू आपके पास है 8Q, और Q2 की वैल्यू क्या थी आपके पास, -2 थी। लेकिन मैं यहाँ माइनस साइन यूज नहीं करूंगा क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको 2Q लिखा है, -2Q नहीं लिखा। तो आप भी -2Q ना लिखना क्योंकि यहाँ हमने खाली मैग्नीट्यूड की बात की है। तो आपके पास Q और Q कैंसिल हो जाएगा, और 2 and 1 are 2 और 2 4 are 8। तो आपके पास 4 x square is equal to 1.x minus l का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, 4 into x minus l का स्क्वायर is equal to x स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने 4 को इधर ही रहने दिया है, और x स्क्वायर को और x माइनस एल स्क्वायर को डिवाइड कर दिया दूसरी तरफ, तो जो इसके बाय में आ गया है। तो मैं इसको ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर। x स्क्वायर x के साथ भी स्क्वायर, तो x माइनस l के साथ भी स्क्वायर, तो मैंने इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है आपके पास। ठीक है, 4 2 का स्क्वायर है, तो मैं इस इक्वेशन को यूं लिखूंगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर। तो हमारे पास इस तरह मैंने इसको सिंपली यूं सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों अंडर रूट लेके। तो x अपॉन x माइनस l इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो नेगेटिव रूट को मैंने निगलेक्ट कर दिया। वो क्यों निगलेक्ट किया, निगलेक्ट मैंने इसको इसलिए किया है क्योंकि आपके पास अगर मैं इसको सॉल्व करूं नेगेटिव रूट से, तो इसका आंसर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आंसर आता है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से मैंने इसको नेगेटिव को निगलेक्ट कर दिया है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस
एल, तो 2x माइनस 2l बन जाएगा। अगर पास यहाँ से x इज इक्वल टू 2l के इक्वल आ जाएगा। अब वो दूसरा क्वेश्चन है इसका, क्या बताएं कि क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा या नहीं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या नहीं। ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब मैं इस प्रोटॉन p को इस यहाँ से डिस्प्लेस करके किसी और जगह लेके जाऊंगा तो आपके पास दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड से इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि आपके पास q1 का डिस्टेंस q1 का डिस्टेंस इस पॉइंट p से ज्यादा है और बनिस्बत Q2 के, तो इस वजह से ये जो फोर्स है F1 ड्यू टू चार्ज Q1 वो आपके पास Q2 से ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होगा, बल्कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। लेकिन जो आपके पास ओरिजिन से लेके इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट P जहाँ सॉरी इस प्रोटॉन तक का डिस्टेंस, पॉइंट R तक का डिस्टेंस, ये वो पॉइंट है जहाँ पे प्रोटॉन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। वो आपके पास क्या आता है, x इज इक्वल टू 2l, l इज द डिस्टेंस बिटवीन क्या q1 एंड q2। थैंक यू। इससे ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। बाकी अगला लेक्चर हम अगली वीडियो में करेंगे। पिछली तीनों वीडियो आप लाजमी देखिएगा, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसको देखिएगा आपको ये वीडियो समझ नहीं आती। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।